तो साल था 2013। पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट प्रशांत किशोर ने अपने 3 साथियों के साथ प्रतीक जैन, ऋषि राज और विनेश चंदेल के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा गया CAG, जिसका मतलब था सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस। और 1 साल बाद 2014 में इस कंपनी का नाम बदलकर IPAC कर दिया गया। और वो वही साल था जो शायद ही किसी के जीवन में मुश्किलों से आता है। इस साल ने ऐसी करवट ली, शायद प्रशांत किशोर ने ऐसा कल्पना भी नहीं किया होगा। साल था 2014। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका था। उस वक्त बीजेपी फ्रंट फुट से बैटिंग कर रही थी और कांग्रेस के जितने भी अनफिट बॉलर थे फुल टॉस पर फुल टॉस फेंके जा रहे थे। फिर क्या था, बीजेपी के बैटर्स हर बॉल पर बाउंड्री मारे जा रहे थे। उसके बाद जो हुआ वो सारा देश जानता है, लेकिन फिर याद दिलाने के लिए बता देता हूँ कि तब उस वक्त बीजेपी ने अपने दम पर आसानी से 282 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था और वो अनफिट कांग्रेस 44 रनों पर ऑल आउट हो चुकी थी। लेकिन क्या आपको पता है, उस वक्त बीजेपी के ड्रेसिंग रूम में बैठकर एक लड़का ताली बजा रहा था। दरअसल वो लड़का कोई और नहीं बल्कि बीजेपी टीम का कोच था। प्रोफेशनली अगर कहें तो PR और राजनीतिक भाषा में कहें तो चुनावी रणनीतिकार यानी प्रशांत किशोर। यहीं से शुरुआत होती है प्रशांत किशोर की रणनीतिकार के रूप में पॉपुलैरिटी की। इस चुनाव में पीके ने नरेंद्र मोदी के लिए चाय पर चर्चा, रन फॉर यूनिटी, मंथन जैसे इनोवेटिव कैंपेन डिजाइन किए थे और पीके का सबसे बड़ा हथियार था सोशल मीडिया। इसके बाद पीके ने देश के लगभग दर्जनों राज्य के मुख्यमंत्री के साथ काम किया, जिसमें से एक स्टालिन, जगन मोहन रेड्डी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और CM नीतीश कुमार जैसे चेहरे शामिल थे। जब पीके ने इनके लिए काम किया तो लगभग सफल भी हुए। फिर वो दौर आया जब प्रशांत किशोर को लगा कि उन्हें चुनावी रणनीतिकार वाले खेल से संन्यास ले लेना चाहिए। आइए अब संन्यास के पीछे क्या वजह थी, इसे भी ध्यान से समझिए। इसके लिए आपको हमारे साथ 10 साल पीछे चलना होगा। दरअसल साल था 2015। उस समय बिहार की राजनीति में उथल पुथल मची हुई थी। इसकी वजह से जदयू का बीजेपी के साथ 17 सालों का अलायंस का टूटना और जदयू नीतीश कुमार का तेजस्वी के साथ हाथ मिलाना, फिर पहली बार यहीं से शुरू होता है पलटीमार पॉलिटिक्स। यानी CM नीतीश कुमार ने पहली बार बीजेपी को छोड़कर RJD में शामिल हुए थे। कहा तो ये भी जाता है कि वो पीके ही थे जो आपस में घोर विरोधी JDU और RJD को एक मंच पर लेकर आए थे। तो साल 2015 में इधर JDU और RJD अलायंस में पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रही थी, तो उधर पहली बार बीजेपी को बिहार में उम्मीद लगी थी कि अपने दम पर वो बहुमत ला पाएगी, उनको अपने CM मिल जाएगा। कभी बिहार के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि बीजेपी का कोई CM बना हो। अब उम्मीद जगने के पीछे की वजह शॉर्ट में जान लेते हैं। दरअसल रिकॉर्ड जीत के साथ नरेंद्र मोदी देश के नए नवेले प्रधानमंत्री बने हुए थे। उनकी पॉपुलैरिटी हिंदी भाषी राज्यों में 7वें आसमान पर थी। फिर क्या था, बिहार में चुनाव का पिच तैयार था। नए अलायंस जदयू RJD यानी महागठबंधन का सामना बीजेपी कर रही थी। इस बार बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन चौका लगा रहा था और फिर एक शख्स ड्रेसिंग रूम में बैठकर ताली बजा रहा था। लेकिन इस बार ड्रेसिंग रूम बदल गया था। जिस ड्रेसिंग रूम में बैठकर शख्स ताली बजा रहा था वो बीजेपी के नहीं था बल्कि महागठबंधन का था। शख्स वही था, किरदार वही था, बस इस बार कहानी बदल गई थी। खेला खत्म हो गया था। नतीजे महागठबंधन के पक्ष में आ चुके थे और एक बार फिर से बिहार के बागडोर नीतीश कुमार के हाथ में मिल जाती। नीतीश कुमार के नजर में इस जीत का हीरो प्रशांत किशोर बनाए गए थे, जिन्होंने पूरे चुनाव में पर्दे के पीछे से काम किया था। फिर साल 2018 आते आते नीतीश कुमार की प्रायोरिटी लिस्ट में प्रशांत किशोर का नाम शुमार हो गया था और इस साल पीके की राजनीति में एंट्री भी हो गई थी। एंट्री दिलाने का काम कोई और नहीं बल्कि, खैर कहानी अभी बाकी है। हम अगले पार्ट में जानेंगे कि इस बार जब प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेगी तो बीजेपी, JDU और RJD तीनों पार्टी में से किसका वोट काटेगी और चुनाव लड़ेगी तो जन सुराज कितने सीट जीतेगी। तो दोस्तों ये कहानी था प्रशांत किशोर की जो हमने आपको बताया। आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।